नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और आज है हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और आगे अगले आधे घंटे में हम आपको ये बताएंगे कि आज सुबह सुबह पहले संकेत कैसे दिखाई दे रहे हैं एशियाई बाजारों से। ग्लोबल मार्केट से संकेत भी हम समझेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि खबरों के दम पर एक्शन कहां दिख सकता है और इसी के साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट में क्या करें, ये भी हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एशियन मार्केट से। और गिफ्ट निफ्टी इस वक्त अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, करीब 45 अंक ऊपर है इस वक्त गिफ्ट निफ्टी इंडेक्स। और बाकी इंडाइसेस भी देखेंगे अगर एशियन मार्केट्स के, तो वो हल्की मजबूती के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार को छोड़ दे जो कि करीब 270 अंक अभी फिलहाल नीचे दिखाई दे रहा है, बाकी सभी इंडाइसेस हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार देखिए करीब 1.5% ऊपर है। कोरिया के बाजार भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और चीन के बाजार भी करीब 12 अंक ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर चीन से महंगाई के भी कुछ आंकड़े आए हैं और वहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसके चलते ये सुबह सुबह पहला डेटा आया था। और उसके बाद हम देख रहे हैं एशियन मार्केट में इस वक्त अच्छी मजबूती दिखाई दे रही है। ग्लोबल मार्केट से संकेत अगर समझें, बाकी तो यूएस के मार्केट में हमने देखा कि लगातार दूसरे दिन कमजोरी थी और डाउ जोन्स में 180 अंकों से ज़्यादा की गिरावट देखी गई और S&P 500 और नैस्डैक में भी यहाँ पर कमज़ोरी ही देखने को मिली है। इस हफ्ते काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी। उसके पहले हमने देखा कि अमेरिकी बाजार दबाव के साथ कारोबार कर रहे थे। एक और आंकड़ा आया ADP पेरोल का जो आंकड़ा था, जिसने कहीं ना कहीं डराने का काम किया। और शुक्रवार के दिन जब ये आंकड़े आए उसके बाद हमने भारी गिरावट देखी थी यूएस मार्केट में भी और यूरोप के मार्केट में भी। लेकिन अब जो अन्य यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डेटा आ रहे हैं दूसरी एजेंसी से, वहाँ से थोड़ा बहुत रिलीफ, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत रिलीफ ज़रूर मिला है, जिसका कि असर हमने बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट पे देखा। वो आंकड़े हम आपको आज आगे बताएंगे। लेकिन ओवरऑल बाजार में कमजोरी, क्योंकि अहम इवेंट्स आ रहे हैं जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। नॉन फार्म पेरोल जो डेटा है उसमें 2.09 लाख की बढ़त हुई। अनुमान था 2.4 लाख की बढ़त का, तो अनुमान से कम यहाँ पर बढ़त देखने को मिली। और बेरोजगारी दर अगर ओवरऑल देखेंगे तो वहां पर भी 0.1% की गिरावट देखने को मिली। 3.6% के पास आंकड़े आए हैं। हालांकि कुछ सेक्टर्स में अभी भी जो वेज ग्रोथ है, ये जो आंकड़े हैं वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल काफी मिले जुले आंकड़े थे। लेकिन उस पर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहाँ पर कमजोरी के साथ ही रिएक्ट किया, क्योंकि अब आगे कुछ और अहम आंकड़े आएंगे जिस पर की नजर रहेगी। और ब्याज दरों में बढ़त का ही अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है। बुधवार को CPI और गुरुवार को होलसेल प्राइस इंडेक्स के काफी सारे आंकड़े आएंगे। महंगाई के कुछ अहम आंकड़े होंगे जिसको कि फेड काफी क्लोजली वॉच करेगा 26 जुलाई की फेड बैठक के पहले। तो इसको देखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये आंकड़ा। और इसके अलावा इस हफ्ते बड़े फाइनेंशियल कंपनियों के भी नतीजे आ रहे हैं। ब्लैक रॉक, JP मॉर्गन, वेल्स फार्गो और सिटी जैसी कंपनियां अपने नतीजे घोषित करेंगी, इस पर भी नजर रहेगी। यूरोप के बाजारों ने मिला जुला ही कारोबार देखा और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो US के जॉब डेटा आए वो हल्का अनुमान से कमजोर थे। इस वजह से हमने बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देखा। बॉन्ड यील्ड्स 4% पर स्थिर हो गए। 2 साल के जो ट्रेजरी यील्ड थे जिसमें कि भारी बढ़त हमने देखी थी, वो कहीं ना कहीं स्थिर हुए और डॉलर इंडेक्स में हल्की वीकनेस आई। और इन दोनों का इम्पैक्ट हमने देखा कि सोने पे पड़ा और सोने में जो भारी गिरावट आई थी निश्चित स्तरों से एक सपोर्ट मिला और $1930 के पार ये आंकड़ा आया। तो US जॉब डेटा जो आंकड़ा है उस पर बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट का रिएक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिला। कच्चे तेल की बात करेंगे तो जो गिरावट आई थी, अब कहीं ना कहीं सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं और इससे कच्चे तेल में हमने बड़ी बढ़त देखी। 3% की बढ़त वहां पर देखी। 76 के आसपास कारोबार कर रहा था शुक्रवार के वक्त और अब $78 के पास पहुंच चुका है। कच्चा तेल 9 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। तो कच्चे तेल की चाल पर भी आगे नजर आएगी। कुल मिला के बात करें तो आज सोमवार के लिए भारतीय बाजारों के लिए काफी मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं। आगे हम समझेंगे कि भारतीय बाजारों में क्या करें, लेकिन सबसे पहले FIs और DI समझ लेते हैं। उसके बाद अंश भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि FNO डेटा हमें समझाएंगे। अगर 7 जुलाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो कैश मार्केट में 790 करोड़ की FIs की तरफ से खरीदारी नजर आई है। DIs ने 2964 करोड़ की बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 975 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा। इंडेक्स ऑप्शन में 32,490 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है FIs की तरफ से। और शुक्रवार के दिन हमने देखा कि भारतीय बाजारों में
यहाँ पर कमजोरी के साथ भी हल्का कारोबार होते हुए दिखाई दिया। लेकिन चलिए अब कुछ ही देर में अंश को भी हम शामिल करेंगे और वो इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश, गुड मॉर्निंग। बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा कैसे दिखाई दे रहे हैं और आज के लिए अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होंगे? जी बिल्कुल, फ्राइडे का ट्रेड देखें तो निफ्टी ने करीबन कुछ 8 सेशन की खरीदारी के बाद जाकर बिकवाली दिखाई है। लेकिन अगर हम इसका चार्ट देखें डेली टाइम फ्रेम पे तो हमें दिखेगा कि निफ्टी एक 200 पॉइंट का रेंज बनाता हुआ नज़र आ रहा है। ये रेंज 19,300 से लेकर 19,500 के आसपास का है। हालांकि रेंज 19,200 से होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत अहम सपोर्ट है, जिसके चलते उसको ही हमने अपना पहला सपोर्ट लगाया है। 19,220 का पहला सपोर्ट रहेगा निफ्टी में और वहाँ से नीचे खिसका तो 19,140 का दूसरा सपोर्ट दिख सकता है। ऊपर की तरफ हम रेजिस्टेंस देखें तो 19,420 का पहला रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर अहम रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो है 19,500 का, जो कि रेंज का अपर रेंज है। चलिए आ जाते हैं निफ्टी बैंक में। अगर निफ्टी बैंक को देखें तो इसमें भी एक 5 सेशन का कंसोलिडेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है और ये रेंज है कुछ 44,800 से लेके 45,400 तक का। यहाँ पर हम सपोर्ट देखेंगे तो पहला सपोर्ट आ रहा है 44,750 का, जो कि रेंज का लोअर रेंज के पास का लेवल है। वहाँ से नीचे खिसका तो 44,450 का दूसरा अहम सपोर्ट है, जो बहुत पहले का जो एक कंसोलिडेशन बना हुआ था कुछ 20 सेशंस का, उसका रेजिस्टेंस है। तो वहाँ पे एक अच्छा रीटेस्ट देखने मिल सकता है अगर वहाँ तक गिरा तो। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो 45,350 का पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है और उसके ऊपर अगर जाएंगे तो 45,650 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, थैंक यू अंश आपका ये डिटेल्स देने के लिए। तो ये कुछ अहम लेवल्स हैं जो कि अंश आपके सामने रोज लाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। तो इन लेवल्स पर आप नज़र रखिए, इनको देखते हुए हम आगे रणनीति भी समझेंगे। और बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। चलिए वो हमारे साथ कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो लेवल्स अभी आपको अंश बता रहे थे और उनके मुताबिक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए वो 44,750, 44,450 और रेजिस्टेंस जो है वो 45,350 और 45,650 ये लेवल्स नज़र आ रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए। और निफ्टी पर भी आपको बता दिया गया 19,220 से 19,140 ये अहम सपोर्ट लेवल्स नज़र आ रहे हैं और ऊपर की तरफ जो है वो 19,450 से 19,550 ये अहम लेवल्स हैं निफ्टी के लिए। तो इस पर आप नज़र रखिए, रेंज आपको बता दी गई। आगे हम रणनीति भी समझेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी को कैसे ट्रेड करें। अजीत थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले खबरों वाले शेयर समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है Q1 अपडेट्स पे फोकस करेंगे और यहाँ पे जो है सबसे पहले बात करेंगे कीस्टोन रियल्टर्स पे। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स Q1 नंबर्स पे देखने मिले हैं, जहाँ पे प्री सेल्स जो है 2 गुना हो गई अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो। सूला विनयार्ड्स रिसेंटली लिस्टेड कंपनी थी और यहाँ पे देखें तो Q1 नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं। डबल डिजिट सेल्स की ग्रोथ हुई है और जो नेट रेवेन्यू है उसमें 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है ग्रोथ दिखा गया है। ऑफकोर्स आईपीओ मार्केट में भी बस चल रही है और साइन डीएलएम की आज लिस्टिंग होने वाली है। एक्सपेक्टेड है कि प्रीमियम रहे। आईपीओ प्राइस लगभग 265 रुपये प्रति शेयर था। जो सब्सक्रिप्शन थी वो ऑलमोस्ट 72 टाइम्स थे। इसके अलावा सीडीएसएल भी फोकस में रहेगा क्योंकि उनके जो पीयर हैं सीडीएसएल वो जो है डीआरएचपी फाइल कर दिए अपने आईपीओ के लिए, तो इस पे भी ज़रूर फोकस रखेगा। लेकिन जो खबरों वाले शेयर्स है जिस पे हमें फोकस रखना है, इसमें सबसे पहले आता है रिलायंस और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई है। सबसे पहला हुआ है कि उनकी जो स्टेप डाउन सब्सिडरी है रिलायंस रिटेल वो कैंसिल करेंगी 34 लाख शेयर्स, जो बहुत कम पब्लिक शेयर होल्डर्स होल्ड करते हैं। जो पब्लिक होल्डर्स ऑलमोस्ट शेयर होल्डर्स 0.07% स्टेक होल्ड करते हैं और जो प्राइसिंग रखा गया 1360 रुपये का रखा गया। अनलिस्टेड शेयर में मार्केट में हमने प्राइस चेक किया तो वो लगभग 2700 से 3000 पे चल रहे हैं। रिलायंस के अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है उनके डीमर्जर का, जो उनके जो फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है उसको लेके, जहां पे डीमर्जर डेट को रखा है जुलाई 20 को और हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट जो है 19 जुलाई को एक्सपायर करेंगे। आज इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है जी सोनी के मर्जर के केस के एनसीएलटी हियरिंग पे, तो उस पर भी फोकस रहने वाला है। जीस पे सुजलॉन फोकस में रहेगा। यहाँ पे 2000 करोड़ का कैपिटल रेज कंपनी करेगी। अब ये इक्विटी से भी हो सकती है, कन्वर्टेबल नोट्स और एनसीडी से भी हो सकती है। हिंदुस्तान जिंक के बारे में बात करें तो डिविडेंड प्ले स्टॉक है। यहाँ पे लगभग
₹7 का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया गया है, जिसका यील्ड लगभग 2% आता है करंट मार्केट प्राइसेस से। और याद रखिए वित्त साल 2023 में ₹70 से ज़्यादा का डिविडेंड कंपनी ने घोषित किया था। आप सोम डिस्टिलरीज की बात करें तो यहाँ पे फंड रेज आई है लगभग 142 करोड़ की, और लार्जली प्रमोटर्स इन्फ्यूज़ करने वाले हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट मीट था, और इम्पॉर्टेंट बात है कि उनकी विजन है कि वो 10% मार्केट शेयर ग्लोबली रखें आपके ऑफ हाईवे ट्रायर्स पे, जो करंटली उनका लगभग 5 से लेकर 6% स्टेक है। वेदांता की बात करें तो दो इम्पॉर्टेंट बात है, अब वो एक्वायर और अप्रूवल कर रहे हैं उनके फॉक्सकॉन के आर्म्स को। अब ये जितनी अनलिस्टेड आर्म्स है, अब वो लिस्टेड आर्म की एंटिटी हो जाएगी। इसका मतलब कोई न्यूज़ फ्लो आता है आपके सेमीकंडक्टर्स से तो ऑटोमेटिक रिएक्शन स्टॉक में देखने मिलेगा। टीटागढ़ वैगन्स का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लगभग 300 करोड़ का स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड में हुआ है। एक्साइड में LIC ने स्टेक 2% घटा के 3.5% की है। जाइडस लाइफ साइंस को लगभग 0 US FDA ऑब्जर्वेशंस आए हैं। औरबिंदो फार्मा को एक नई लाइसेंस एग्रीमेंट आई है बायोसिमिलर ड्रग की। महिंद्रा एंड महिंद्रा की क्लैरिफिकेशन भी आई है, जहां पे जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो उनके EVR में फंड्स इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि अभी तक जो है सिर्फ बातचीत चल रही है, कोई बैंकर्स अपॉइंट नहीं हुए हैं। HAL को एक बड़ा ऑर्डर विन आया है लगभग 460 करोड़ का। वहीं RVNL की बात करें तो 808 करोड़ का ऑर्डर आया है। टाटा मोटर्स की जो ग्लोबल होलसेल आंकड़े, उसमें लगभग 5% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। और उषा मार्टिन में फ्रेंच FI सोसाइटी जनरल ने जो है लगभग 17 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। और आखिर में मैं बात करूंगा IOCL के, जहां पे जो है IOCL में कैपिटल रेज की जो है अलाउ कर दी है लगभग 22,000 करोड़ का राइट्स इशू में। और याद रखिए एक JV भी बना दिया गया है कंपनी ने, जहां पे वो बैटरी स्वैपिंग की जो है काम करने वाली हैं। तो ओवरऑल देख सकते हैं बहुत सेट ऑफ न्यूज़ ओवर द वीकेंड देखने मिली है। तो ढेर सारी खबरें हैं और ये ऑलमोस्ट सारी अहम खबरें हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। उसका पूरा एनालिसिस भी शरद आपको करके बता रहे थे। थैंक यू शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए, अजीत से तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनकी रणनीति है हमारे पास। और जो दो स्टॉक उन्होंने रिकमेंड किया आज के लिए, वो पहला है BL। खरीदारी करके चलिए, 130 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 121 का लगाइए। और ग्लेनमार्क में भी खरीदारी करने की राय है 710 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 678 का। तो ये दो कॉल्स हैं अजीत की तरफ से। एक छोटी बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। वामाक्षी जुड़ चुकी है हमारे साथ पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम ICICI प्रूडेंशियल के साथ। हम देख रहे हैं कि जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इन्होंने हाईलाइट किया है कि जून के महीने में करीब 12% प्रीमियम ग्रोथ कंपनी ने रिकॉर्ड की है, जो पिछले 13 महीने में सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी भी सुधर रही है और इसी के चलते जेफरीज ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और अपना टारगेट प्राइस 640 से बढ़ाकर 700 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा हमारी नज़र होगी यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कर्नाटका टैक्स हाइक ग्रोथ को इसका ग्रोथ पर कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। और ये जो हाइक है, इसकी वजह से एंड कंज्यूमर को करीब 14 से 15% हाइक शायद पास ऑन हो सकता है। ओवरऑल उनका मानना है कि सारे ही ब्रांड्स जो है कर्नाटका में प्रेजेंट, वो अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को रिविजिट करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें ये हायर टैक्सेस को ऑफसेट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल इन सारे अपडेट्स के चलते मैक्वायरी ने यूनाइटेड स्पिरिट्स पर अपनी अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा, टारगेट दिया 700 रुपये प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे डिलीवरी पर। हम देख रहे हैं कि MK की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि भारत के ई-कॉमर्स शिपमेंट मार्केट डबल हो सकता है FY26 तक। इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू कैगर 24% FY23 से लेकर 26 तक, 7.8% की एडजस्टेड EBITDA मार्जिन की एक्सपेक्टेशंस है और पैट टर्न अराउंड भी एक्सपेक्टेड है FY26 में। डिलीवरी का जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है B2C एक्सप्रेस सेगमेंट में, वो अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले करीब 20% तक चीप है। और इनफैक्ट जो भारत की लॉजिस्टिक्स स्पेस की स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है, इसमें डिलीवरी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ओवरऑल इसी के चलते MK ने डिलीवरी पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। टारगेट प्राइस दिया है 465 प्रति शेयर का। थैंक यू वामाक्षी ये सारी डिटेल्स के लिए। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ बात करने के लिए कुंवर जी ग्रुप से रवि देवरा जुड़ चुके हैं। रवि, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। कच्चे तेल से पहले तो आप शुरुआत करिए। वहाँ पर 3% की तेज़ी आई है, 9 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर पहुँच चुका है। ये जो तेज़ी आई, इसको आप एक टेक्निकल बाउंस देख रहे हैं या फिर कुछ बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो चुका है क्रूड में? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन एंड लास्ट वीक में जो तेजी आई है, रीजन फंडामेंटल है। फंडामेंटल रीजन क्या है
कि जो 15 जुलाई से यूएस में हरिकेन सीजन स्टार्ट होता है, तो काफी टाइम सप्लाई है वो बाधित होते हैं। तो उसके पहले ही मार्केट जुलाई शुरुआत से उसको डिस्काउंट करना चालू करता है। एज वेल एज चाइना जो अपने बिजनेस पे जो क्रैकडाउन किए थे, तो अभी चाइना काफी बिजनेसेस के साथ सेटलमेंट कर रहा है। एंड जो चाइना अभी बिजनेस डेवलपमेंट के एंगल से अपनी एक्टिविटीज को एक्सपांड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये फंडामेंटल रीजन है जिस हिसाब से क्रूड के प्राइसेस में उछाल है। साथ में लास्ट वीक में जो तीसरे न्यूज थे कि सऊदी एंड रशिया एग्री हुए थे प्रोडक्शन कट के लिए, तो लोअर सप्लाई, डिमांड में कुछ चेंज नहीं है, बट सप्लाई लोअर होने की वजह से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा उछाल था। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी लग रहा है कि एक फ्लैटिश ओपन होगा। चाइना के मैक्रोस मिक्स आए, हालांकि फिर भी अगर 6000 के करीब आज मिल जाए जुलाई कॉन्ट्रैक्ट तो बाय करके चले। टारगेट रहेगा उसका 6180 का एंड स्टॉप लॉस रहेगा 5920 का। वो उछाल आए तो बिकवाली का ट्रेड लीजिए। उछाल हालांकि एक्सपेक्टेड है, लेकिन 6000 के मिले तब ये बिकवाली का ट्रेड लीजिए। ये कंडीशनल कॉल है क्रूड पर, इस पर आप नजर रखिए। और सोने चांदी में कैसे ट्रेड करें यहाँ पर रवि? सोने चांदी में एक दायरे का कारोबार है, कोई ज्यादा उसमें उतार या चढ़ाव नहीं है। हालांकि फिर भी लग रहा है कि जिस हिसाब से मैक्रो एंगल से थोड़ा रिकवरी का न्यूज था, बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड में अच्छी रिकवरी थी, तो शायद लग रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ये रिकवरी आगे और बढ़े। 58,600 के करीब गोल्ड में बाय लिया जा सकता है, जैसे स्टॉप लॉस ऑफ 58,280। अपर साइड लग रहा है कि 59,100 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखेंगे। सिल्वर थोड़ा वोल्टाइल है, उसको अवॉइड करें, बट मुझे लग रहा है कि गोल्ड में अगर कुछ भी वोल्टालिटी में 58,600 के करीब मिलता है तो गोल्ड में बाय पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये है व्यू सोने चांदी पर। आखिर में रवि, बेस मेटल्स में भी अपनी राय शेयर कीजिए, वहां पर मौके कहाँ दिख रहे हैं आप? बेस मेटल में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कॉपर में, डिस्पाइट कि चाइना के मैक्रो हेडविंड्स इन बिटवीन ये बड़े कंसर्न रहे, बट कॉपर में 707 का एक अच्छा सपोर्ट था, वो ब्रेक नहीं हुआ। और लास्ट वीक में काफी अच्छी रिकवरी के साथ कॉपर में क्लोजिंग हुई और अपने सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग हुई। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर में बाय लेना चाहिए पोजीशन 718 के करीब, 710 के स्टॉप लॉस के साथ। इंट्राडे में 730 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। चाइना के हेडविंड से आगे जाके अगर कुछ स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस होते हैं तो कॉपर में एक बड़ी रिकवरी की भी संभावना है, जो उसको 750 तक ले जा सकती है। ओके, ठीक है। थैंक यू रवि आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो एक बार कॉल आपके लिए फिर से रिवाइज कर देते हैं। कॉपर यहाँ पर अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिहाज से। 718 के लेवल पर आप लीजिए कॉपर को, और स्टॉप लॉस होगा 710 का। टारगेट सुझा रहे हैं 730 का। और कच्चे तेल में बिकवाली करने की राय, लेकिन 6000 के लेवल्स के पास आए तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। और सोने चांदी में भी आपको ट्रेड सुझा दिया गया है, ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर बाइंग के मौके दिखाई दे रहे हैं सोने चांदी में। तो ये है व्यू कमोडिटी मार्केट्स पर। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और इक्विटी मार्केट में कहाँ मौके दिखाई दे रहे हैं ये भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। इंडेक्स के पर तो हमने आपको लेवल्स बताए ही इम्पॉर्टेंट। हालांकि भारतीय बाजारों के लिए हफ्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे नतीजे भी आएंगे। आईटी कंपनियों के बड़े दिग्गज कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित करेंगे, तो उस लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा अब ये आने वाला हफ्ता। लेकिन जो ट्रेडिंग आइडियाज़ उसमें निकल कर आ रहे हैं, उसमें हमने अजीत मिश्रा के कॉल्स आपसे शेयर की ही। उसमें बीएल में पहले खरीदारी करने की राय 130 के टारगेट्स के लिए। ग्लेनमार्क अच्छा लग रहा है 710 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस 678 का सुझा रहे हैं। वहीं क्वांटिफाई कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें भी उनको ग्लेनमार्क अच्छा लग रहा है, तो इस स्टॉक पर नज़र रखिए। काफ़ी सारे एनालिस्ट का इंटरेस्ट है इसमें। टारगेट 710 के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 680 का। और ध्यान रखिए अजीत ने भी आपको यही सेम टारगेट सुझाए स्टॉक के लिए, तो इस स्टॉक पर आप ज़रूर नज़र रखिए। शुक्रवार को भी 3% की तेज़ी थी, बाइंग अभी भी दिखाई दे रही है इसमें। और यूपीएल में ये बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। टारगेट होगा 640 का। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 670 का। तो ये कुछ कॉल्स आ रही हैं हमें और काफ़ी मिले जुले व्यूज़ हैं। यूपीएल में बिकवाली करने की राय, ग्लेनमार्क में खरीदारी, और बीएल भी अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिहाज से। तो चलिए ये कुछ कॉल्स हैं, इन पर आप नज़र रखिए। ऑलराइट, अब फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे